हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारा वीडियो उत्तराखंड पुलिस में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट हमारे आज यहाँ पर स्टूडेंटों के साथ थोड़ा रूबरू होने के लिए आए हैं। और ये लोग थोड़ा बहुत बताना चाह रहे हैं कि जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें जो ये लोग हैं, ये कुछ लोग इसमें से बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे थे, लगभग लगभग मुझे लगता है कि 4-4 5-5 साल भी हो गए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पिछली भर्ती में नहीं हो पाए, थोड़ा बगैर रुक गए थोड़ा नंबरों के बगैर। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ही दिया है, क्योंकि अभी हमारे सभी स्टूडेंट तो आ नहीं पाए जो सिलेक्ट हो पाए हैं, उसमें से कुछ आए हैं। और सभी स्टूडेंट आपके क्या जो आ रहे हैं मैं उनसे परिचित मतलब आपका परिचय करा पाना थोड़ा मुश्किल भी है, लंबा हो जाएगा। जो भी आज आए हैं तो इनमें मैं आपका इनमें से कुछ स्टूडेंट आप के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं योगी को बोलूँगा कि वो बोलें, क्योंकि योगी छात्र नेता रहे हैं लोहाघाट पीजी कॉलेज के। तो नेताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको पता है, क्योंकि देश को आगे उन्होंने ही ले जाना होता है ना। तो हमारे छात्र हित में लंबे समय तक योगी ने काम करा। हमारे स्टूडेंट जो आपके कॉलेज पढ़ते हैं पीजी कॉलेज लोहाघाट में, तो मैं योगी से ये कहूँगा कि तुमने इतनी बड़ी जो आपके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी थी उसके और अपनी पढ़ाई के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया, इसके बारे में थोड़ा बहुत 2 लाइन बताएं कि किस तरीके से उन्होंने सामंजस्य बनाया। थोड़ा माइक कर लो, अब बोलो। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं इससे पिछले जो पुलिस की भर्ती थी उस टाइम पे सर के पास आया था। उस समय मैंने हफ्ते 10 दिन पढ़ा, पर उस समय मैं क्योंकि एक छात्र नेता टाइप का था कॉलेज में यहाँ के, टाइप तो का नहीं, छात्र नेता ही थे भाई तुम। छात्र तो उस फील्ड में था, तो उस समय इतना मैच्योर नहीं था और मुझे लगता था कि वहाँ जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है, तो मैंने पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दिया, पिछली बार रह गया था। उसके बाद बहुत समय मैंने कॉलेज में बिताया, बट लास्ट में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गलत जगह आ गया हूँ जहाँ मेरा अरे कुछ कॉलेज गलत जगह नहीं होती है। मतलब मैं चीजों का चयन सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कॉलेज तो स्कोप, ठीक ही जगह, अच्छी जगह होती है भाई, कॉलेज के बिना क्या होगा बताओ। कॉलेज में जो भी मैंने किया उससे मेरे को कोई स्कोप लगा नहीं, बट जो भी था मेरी किस्मत रही। और लास्ट में ये कुछ ही दिनों से मेरी एज हुई, 17 दिन लगभग मेरी एज रही थी, तो फॉर्म भर गया था। तो उस समय मेरे पास एक ही ऑप्शन थे लोहाघाट में कि संजू सर की जो यहाँ कोचिंग है, क्योंकि और मैंने तो कभी पढ़ाई की नहीं थी शुरुआत, तो मुझे लगा कि चलो वहाँ एक सर ने कोर्स उस समय निकाला था कि पूरा कोर्स जो होगा वो पढ़ाएंगे करके, तो इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया। और कुछ ही दिन से जो मेरी एज रही थी उसका परिणाम आज मैं यहाँ हो गया। तो उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं, कि मेरे को कोई दिशा नहीं थी कि कहाँ से मैं पढ़ूंगा। और सर ने हमसे बस एक बात बोली थी कि तुम पढ़ते रहोगे, भले ही चलो इसमें नहीं भी होगा तो ऐसा इतना, सर एक वो बात कहते थे कि चलो आज नहीं होगा तो आज से कुछ समय बाद आपको आपकी जो भी है ये संघर्ष, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। तो इसके लिए सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इन्होंने वो नहीं बताया कि इन्होंने सामंजस्य कैसे बैठाया, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि मैं सभी स्टूडेंट जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों से ये कहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अपने लक्ष्य अगर आपके आंखों के सामने होंगे तो आपके लिए उनको साधना आसान रहेगा। क्योंकि हम कॉलेज पढ़ाई के दौरान हम एक ऐसे माहौल में होते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या यही हमारी लाइफ रहेगी, पर ऐसा नहीं होता है। कॉलेज पूरा होने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हमारे कंधों पर अचानक एक बोझ आ जाता है कि आगे भी हमें कुछ करना है। तो इसमें होता यह है कि उसमें अचानक जब हम उस दौर में पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए राहें चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अचानक से उस दौर में आ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अब क्या करें, पढ़ाई हमारी इस योग्य नहीं है ना। और क्योंकि हम कॉलेज टाइम में इतने लापरवाह हो जाते हैं कई बार, मतलब अधिकतर बच्चे, कुछ तो जो सीरियस हैं वो तो सफल हो ही जाते हैं, तो जो लापरवाही में चले जाते हैं उन लोगों के सामने फिर कोई रास्ता नहीं बचता, फिर प्राइवेट जॉब करने के अलावा या दूसरा छोटा मोटा काम धंधा करने के अलावा, और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलना कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के बाद जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कॉलेज के दौरान ही उनको अपना एक शेड्यूल अपने भावी जीवन के लिए भी बना लेना चाहिए कि 3-4 घंटे आप अपने आप को जरूर दें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको जिस फील्ड में भी जाना हो उस फील्ड के लिए आप
लगातार हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ होता रहता है, होता रहना चाहिए। बाकी कॉलेज लाइफ है, क्योंकि वो भी दोबारा से आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन में एक उमंग होती है कॉलेज जाने की, मौज मस्ती करने की, नए दोस्त बनाने की, है ना, तो वो भी आपकी लाइफ में दोबारा से नहीं आएगा। तो आप करें निसंदेह, लेकिन अपने आप में हमेशा इतना विश्वास रखें, अपना हमेशा विवेक बनाए रखें कि आप जीवन में अपने संघर्षों की जो आपके अपने जो संघर्ष होंगे उनसे पार पाने में हमेशा आप अकेले होंगे। तो आपको अपने कंधे भी मजबूत करने चाहिए, और मजबूती हमेशा इस बात से आती है कि आपने अपने आप को कितना परिपक्व बनाया है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आगे भावी जीवन में आप कुछ भी कर पा रहे हो तो उसके लिए आपने बैकअप तैयार करा है कि नहीं करा है। इसीलिए आप कॉलेज टाइम में बैकअप तैयार कर लें, क्योंकि मैं जब योगी पहली बार आया था तो पिछली बार भी पुलिस कांस्टेबल के बैच के टाइम में मेरे से जुड़ा हुआ था, तो मैं देखता था कि इसकी अधिकतर गतिविधियां स्टूडेंटों को लेकर के होती थी, कॉलेज को लेकर के होती थी, है ना, या ये जो आपके मैसेज वगैरह डालता था उनमें यही होता था कि आज फॉर्म भरा जाना है कॉलेज का, आज ये होना है ना। तो इन सारी चीजों के बीच पढ़ाई कर पाना क्या था, मुश्किल था, इसीलिए हुआ भी नहीं उसका। बाद में इसने देखा कि भाई इन सारी चीजों में मेरे लिए स्कोप नहीं है, दूसरी भर्ती में सीरियसली पढ़ाई करी तो हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपके क्या हैं स्टूडेंट हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को फिजिकली भी फिट रखें। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मानसिक रूप से आपको बेहतर होना ही पड़ेगा, क्योंकि मानसिक परिपक्वता ही आपको अपने जीवन में सफल बनाएगी। बाकी तुम बोलोगे अंकुर, आओ तुम भी बोलो, अंकुर को तुम आई, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ इसमें आ जाओ। मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे मार्गदर्शन किया कि हम पढ़ने की प्रति रुचि रख सकें। और क्या हम 2000 में मेरी एज 2021 में हो गई थी पुलिस की भर्ती में, लेकिन मेरा कुछ नंबरों से रुक गया था उस टाइम पे। लेकिन मैं सर को पहले से ही मतलब मैं कहता था कि तुम सर की वीडियो मतलब सर के पास जाओ, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं आ पाया कुछ ऐसे कारणों की वजह से। लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे पढ़ने के प्रति मेरे दाने बहुत मुझे फोर्स किया, और आगे 2024 की भर्ती में मैं सर के पास आया और सर से पढ़ के मुझे बहुत पढ़ने को थोड़ा बहुत ऐसा है कि पहली बार बोल रहे हैं तो थोड़ा झिझक हो रही है कैमरे के सामने, लेकिन मैं अंकुर को कहूँगा कि इसने बैलेंस बनाया, क्योंकि फिजिकली तो ये अच्छा था ही, 90 प्लस वाला था, लेकिन बैलेंस बनाया क्योंकि आपको पता है कि इस बार 98 और 100 वाले बच्चों का भी अधिकतरों का नहीं हो पाया, क्योंकि वो रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और जो इतनी नंबर लाए थे और रिटर्न क्वालिफाई कर गए उनका भी हो गया है। तो यहाँ पर सामंजस्य बिठाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ बिसंग, ये भी उसी गांव से है, और मैं हमेशा से मैंने देखा है कि भर्ती में, पुलिस भर्ती में खासकर एक रिकॉर्ड रहा है कि बिसंग क्षेत्र के जो स्टूडेंट होते हैं या जो अभ्यर्थी होते हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन इस बार हमारे 3 या 4 छात्र हुए हैं, मतलब जो अभ्यर्थी थे, क्योंकि ये रिटर्न क्वालिफाई कर गए, इनका फिजिकल भी अच्छा था तो ये हो गए, है ना। इसमें से अंशु भी है ना, हेमंत भी है, पिछले एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था, और इसके अलावा एक दो लोग और हैं, मतलब एक आदमी और है, एक लड़का और है, तो कुल मिलाकर के 4 लोग हैं जो इस बार उस क्षेत्र से सेलेक्ट हो पाए हैं। ये आज तक के जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस का जो इतिहास है उसमें सबसे कम है जो रेशियो है बिसंग क्षेत्र का। तो वहाँ के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि फिजिकली उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करी। 100 नंबर, 98, 96, 94 इन नंबरों में वो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस इसलिए कर गए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के साथ बैलेंस नहीं बनाया। अगर वो पढ़ाई के साथ बैलेंस बनाते तो निसंदेह उन्हें भी सफलता मिलती। और आगे के लिए भी मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि भाई देखो, फिजिकली आप 2-4 नंबर कम भी हो जाओगे, 100 में से 94 में, 94 से 90 में भी चले जाओगे, लेकिन आप इतने अपने सक्षम बनिए कि आप लोगों को पढ़ाई के प्रति भी हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केवल विज्ञप्ति आने का वेट मत कीजिए कि उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये 4-4 साल से भी लड़के पढ़ रहे थे, है ना। तो इन लोगों को क्या एडवांटेज मिला, इनका 84 का फिजिकल है, लेकिन इनका रिटर्न अच्छा था तो इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एटलीस्ट सरकारी जॉब ही होती है आजकल। जो हमारे समाज है उसमें आपने देखा होगा कि हर जगह जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें सबसे जो सुखी है या सबसे जो आपका क्या एक तरीके से संपन्नतापूर्ण जीवन जी रहा है वो सरकारी नौकरी पेशे वाला ही जी रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को अगर नौकरी मिल जाती है तो आप एक बेहतर जीवन में चले जाते हो। तो मैं सभी लोगों से, खासकर
बीसंग क्षेत्र के युवाओं को जिन्होंने बहुत जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस करा था फिजिकल में, वो रिटर्न में भी आगे मेहनत करें। और सारे लोगों से मैं इसलिए वहाँ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में वहाँ के लोगों के फिजिकल में बहुत जबरदस्त नंबर थे और उसके बावजूद उनका रिटर्न में क्वालिफाई नहीं हो पाया, 45 नंबर नहीं ला पाए। नहीं तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस में तो इस बार अगर कोई 75 नंबर 74 नंबर भी लाया था और क्वालिफाई कर गया तो ईडब्ल्यूएस में उसका सिलेक्शन हो गया। और ये नहीं हो पाया 98-100 नंबर के बाद, तो इसका बड़ा मुझे भी मलाल है कि उन लोगों ने मेहनत करी थी। क्योंकि देखो, दर्द किसी की मेहनत बर्बाद जाए, दर्द होता ही है उसका, क्योंकि एक मेहनत करने वाला ही हमेशा जानता है कि दूसरे की मेहनत का मूल्य क्या है। और किसी भी की भी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए तो आप सही दिशा में मेहनत करें, है ना। क्योंकि आपकी मेहनत में बिखराव नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत दिशाहीन नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत में दिशा होनी चाहिए, है ना। उसका उदाहरण है ये, क्योंकि इसने पिछली बार देखा कि मैं रिटर्न में पीछे रह गया था, तो इसने इस बार सामंजस्य बनाया और अपने पिछले फिजिकल को मेंटेन रखा, रिटर्न में अच्छा करा तो हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं, शायद सबसे ज्यादा नंबर वहां से तुम्हारे ही है ना। कितने नंबर थे? 148.5। हाँ, 148। रिटर्न में कितने थे? 52 पॉइंट। हाँ, 52। देखो, 45 से 7 नंबर ज्यादा होने पर भी क्या इतनी अच्छी मेरिट बन गई इनकी, है ना। उसकी वजह यही है ना। और ये रोहित है, रोहित तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था और लगभग 4 साल से एसएससी की भी साथ में कर रहा था। तो एसएससी में भी हुआ है, सीआरपीएफ मिला था, इसने छोड़ दिया क्योंकि इसको उत्तराखंड पुलिस में जाना था, है ना। तो अपने प्रदेश की नौकरी है तो वो भी पुलिस फोर्स ही है ना, सीआरपीएफ भी, बट वो राष्ट्रीय लेवल पर है और ये आपका स्टेट लेवल की है, तो इसने यहीं जाना उचित समझा। और जतिन का तो पहली बार ही था, इसका भी आपका रिटर्न की वजह से ही हो गया, है ना। फिजिकल कितने का था? 92 का, फिर भी ठीक था। तुम्हारा कितने का था अमन? मेरा फिजिकल 94, है ना। और तुम्हारा अंशु 88, है ना। और ये पढ़ने उसका भी ठीक था। तुम्हारा कितना था? 92, है ना। ये 90 के आसपास ही थे सारे लोग, लेकिन सभी लोग फिजिकल में क्वालिफाई कर गए तो इनका ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि जिनके भी 90 थे फिजिकल क्वालिफाई करा हो गया। 80 भी जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करा है उनका हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले अधिकतर लोग क्या होते हैं, साधारण पृष्ठभूमि से ही होते हैं। और लगभग ईडब्ल्यूएस भी सबके पास रहा होगा जो जनरल कैटेगरी में है ना। तो हो गया उन सभी का जिन्होंने भी करा। ये तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या और भी हैं जो आज आ नहीं पाए हैं या फिर ऑनलाइन हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, बहुत सारी जगह से हमारे पास ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। तो उनके लिए आ पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग आए और आप लोगों से बस आप लोगों तक इनका ये संदेश है कि जो भी आगे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें वो फिजिकल और रिटर्न के बीच बैलेंस बना करके चलें। क्योंकि फिजिकल में आपकी लिमिटेशंस बनी होती हैं, क्योंकि आप 90 का फिजिकल कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर लेंगे तो 4 बढ़ा लेंगे, और रिटर्न में अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे तो 60 बना लेंगे। तो वहां 30 नंबर पार पाया जा सकता है, वहां 4 ही नंबर पार पाया जा सकता है। इस गणित को समझें और आगे के लिए जो भी पुलिस कांस्टेबल या आगे, क्योंकि अब कांस्टेबल के नाम से नहीं आएगा, वर्दीधारी आरक्षी नाम से आएगा, तो उसमें सारे आपके पद होंगे। अगर आपके रिटर्न और भी अच्छे होंगे, क्योंकि अब फिजिकल का वैसे भी इस बार तक तो फिजिकल का थोड़ा बहुत ज्यादा रोल था और अब और कम कर दिया है, क्योंकि अब रिटर्न का 75% वेटेज होगा आगे वाली परीक्षाओं में और 25% वेटेज होगा वर्दीधारी में रिटर्न का, और सॉरी फिजिकल का। तो फिजिकल अब आप केवल इस पर फोकस करिए कि फिजिकल में फेल ना कर जाए, बस फोकस इस पर करिए कि रिटर्न बेहतर हो। आगे जो भी आपके पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं वो वर्दीधारी में ही जाएंगे, वो कंबाइंड होगा। आपका पता है 5 अलग अलग विभागों के हैं, उसमें आबकारी विभाग भी होगा, उसमें परिवहन विभाग भी होगा, उसमें सचिवालय रक्षक भी होगा, उसमें वन आरक्षी भी होगा और उसमें उत्तराखंड पुलिस भी होगा। सभी की कंबाइंड भर्ती होगी। तो उसमें मेरिट आपको पता है, मेरिट के हिसाब से ही आपको जो प्राथमिकता है पोस्टों के लिए वो मिली जाएगी। वरीयता जिसे बोलते हैं, वरीयता भरने का अवसर मिलेगा आपको, और वरीयता के हिसाब से आपको जो भी विभाग मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा योगदान रिटर्न का ही होगा। तो आपने रिटर्न की तैयारी कीजिए। बाकी आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं 23 तारीख से, 23 मार्च से, है ना। वैसे भी 23 मार्च बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे भारत के क्रांति के हिसाब से भी। आप लोग देखिएगा 23 मार्च को क्या हुआ था भारत के इतिहास में, एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना घटित हुई थी। पढ़ने वाले लोग हैं जरूर देखिएगा, और तुम्हारे जीवन में भी मैं सोचता हूँ कि ये क्रांति बन करके आए,
तो इतने ही शब्दों के साथ में, और कुछ बोलना चाह रहे हो जतिन? सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम जतिन कुमार है। मैं सबसे पहले हमारे सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम निकाल सकें। मुझे लगभग यहाँ 2 साल हो गए थे तैयारी करते करते, और आज मेरा एग्ज़ाम निकला है। सबसे पहले 2022 में मैं अग्निवीर के फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। उसके बाद मैंने उत्तरा आर्मी की तैयारी करना छोड़ दिया और उत्तराखंड में आ गया। तब से लगभग मैंने 5-6 एग्ज़ाम दिए, लेकिन नहीं हो पाया। उससे पहले मैंने सेल्फ स्टडी भी करी थी 6 महीने, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में उतना फोकस नहीं हो पा रहा था, और कंटिन्यूटी भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब से मैं कोचिंग आया और एक सुबह उठने की आदत बनी, कोचिंग आया उसके बाद लगातार लाइब्रेरी गया, और यहाँ सर ने जो हमें बातें बताई और हमने उस पे फोकस किया। सर ने हमें सब सिलेबस पढ़ाया, और सिलेबस ही पढ़ा, लेकिन फालतू चीज़ें नहीं पढ़ी। पहले अपना बेसिक क्लियर किया और उसके बाद अन्य चीज़ें पढ़ी। और इससे पहले मैंने कनिष्ठ सहायक का भी दे रखा था, लेकिन उसमें मेरे 50-52 ही नंबर आए। इस बार भी लेकिन 51 नंबर आए हैं, और फिजिकल 92 का था, तो इस बार हो गया। और मेरा स्नातक स्तरीय भी था, उसमें भी मेरे जो लीक हो गया था बीच में, उसमें 57 नंबर लगभग आ रहे थे, लेकिन मेरी प्रोग्रेस हो रही थी धीरे धीरे पढ़ाई में, लेकिन वो लीक हो गया। और मैंने कहा अगर सोचा टाइम मिलता है तो इसके लिए भी करूँगा तैयारी, लेकिन अभी 23 तारीख को जॉइनिंग है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो साथ में एक मोटी गाइडेंस होनी ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने में 10 चीज़ें पढ़ने का मन करता है, लेकिन कोचिंग में आके सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि दिमाग वही चीज़ें पढ़ने पर पेपर में भी वही चीज़ आती हैं, ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आज कोई भी स्टूडेंट अपना बेसिक क्लियर कर लेता है तो लगभग उसका हो ही जाता है, सिलेक्शन हो ही जाता है। आजकल ये होता है कि यूट्यूब में 10 वीडियोस मिल जाती हैं, स्टूडेंट 10 वीडियो पढ़ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि इसमें काम की चीज़ें क्या हैं और बेकार की चीज़ें क्या हैं। और कोचिंग में ये होता है कि सिर्फ समझाया भी जाता है और पढ़ने को भी कहा जाता है कि आप ये चीज़ पढ़िए, और आप अगर वो चीज़ पढ़ते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन हो ही जाता है। और मैंने लगभग 50-60 प्रैक्टिस सेट भी दिए, सर की ऐप से भी दिए और यहाँ से भी खरीदे, प्रैक्टिस सेट दिए, और रोज़ अपना सिलेबस रिवीजन किया। जब मेरा सिलेबस लगभग पूरा हो गया था तो मैं और चीज़ें भी पढ़ता था, एमसीक्यू लगाता था और प्रैक्टिस सेट वगैरह देता था। जिस दिन मेरे को लगभग 2 साल हो गए तैयारी करते करते, एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैं जीरो था, और आते आते यहाँ तक मेरे लगभग 58-60 नंबर आने लग गए हैं। अगर मेरे को और टाइम मिलेगा तो नौकरी के बाद भी मैं तैयारी करना चाहूँगा, कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कोचिंग आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत होती है, सेल्फ स्टडी में उतना नहीं हो पाता है। और लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, आलतू-फालतू चीज़ें पढ़ के सिलेक्शन बहुत लंबा खिंच जाता है। मेरे भाई लोग हैं, दादा है मेरा एक, उसको लगभग 30-31 हो गई है, उसने भी यहाँ कोचिंग करी थी। उसका भी पॉइंट से रुक जाता है कभी-कभी। और हैं ऐसे मेरे साथ वाले, हम 10-12 लोगों ने पेपर दिया था गाँव में, लेकिन उनने किसी ने कोचिंग करी, किसी ने नहीं करी, लेकिन उनका भी रुका। एक मेरा भाई है, उसका शायद फाइनल में नाम नहीं आ पाया, उसने भी करी थी ऑनलाइन कोचिंग, लेकिन कुछ चीज़ों की फिजिकल में वो हो गया, उसका 80 का फिजिकल था, लेकिन नंबर तो 52 नंबर लाया था, लेकिन फिजिकल की वजह से वो पीछे रह गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में एक गाइडेंस होना फोकस करें, फोकस करें। गाइडेंस जरूरी है, बट वो लोगों के लिए कोई वो नहीं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कोचिंग कर पाना, उसे अफोर्ड कर पाना या उस तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि इसने कोचिंग करी और इसे लगा कि मुझे लाभ हुआ, तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कोचिंग करने से मुझे लाभ हुआ। एक मार्गदर्शन हमेशा ही, कोई भी मानता है कि मार्गदर्शन अच्छा होता है, पर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने रूटीन में, अपना एक प्लान में काम करें। प्लानिंग से आप काम करते हैं तो सेल्फ स्टडी भी आपकी सक्सेसफुल होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अंतर यही है कि हम प्लानिंग से कराते हैं और सेल्फ स्टडी करने वाला बिखराव में रहता है कि कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, कभी कोई चीज़ पढ़ ली, कभी कोई चीज़ पढ़ ली। जबकि आप एक सही गाइडेंस में होते हैं तो आप
पहले एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं, छोटे छोटे प्लान बनाते हैं, उन प्लानों को आपके क्रियान्वित करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना पूरा जो सिलेबस है उसे पूरा कर जाते हैं। जबकि सेल्फ स्टडी में कई बार हम बहकाव की स्थिति में आ जाते हैं। सेल्फ स्टडी में वो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं जो प्लानिंग से काम करते हैं। इसीलिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो प्लानिंग से काम करें, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को उठाएं, उस सिलेबस में धीरे धीरे टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करें और धीरे धीरे उन पर काम करते हुए उनमें अपना एग्जीक्यूट करें, और धीरे धीरे उनके भी जो नोट्स हैं उनको अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। एक समय के बाद सारा सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद अपने हैंड राइटिंग में जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन करते रहें, तो उससे आपको भी निसंदेह सफलता मिल जाएगी। तो यही आपका कहना है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है शायद, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। सभी लोगों को भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, है ना। और मैं चाहता हूं कि आगे भी तुम लोग अच्छा करो, बेहतर करो, है ना। और अपने परिवार, जिस परिवार ने तुम्हारे लिए पूरा अपना त्याग कर रखा है ना, गरीब परिवारों से हो, है ना, आपकी माँओं ने, पिताजी ने, समझ गए ना, बहुत मेहनत करी है, समझ गए ना, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, है ना। और जो खुशी तुम्हारे सिलेक्शन ने उन्हें दी है उसे आप भावी जीवन में भी आप लोग बरकरार रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।